friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. Dear student, in this video tutorial we are going to discuss regarding of business transactions, journal and rules of generalizing. व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन, जर्नल एवं जर्नल प्रविष्टि. Dear student, myself Dr. Amarnath Tiwari, Assistant Professor Digvijaynath PG College, Gorakhpur. Links of my previous videos related to financial accounting available in the description box of this video. After knowing the meaning and concept of accounting, it is necessary to know the procedure of recording of business transactions in the books of account. Dear student, अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टेजेस में डिवाइड करें तो अकाउंटिंग की शुरुआत होती है. अकाउंटिंग सबसे पहले अकाउंटिंग में जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर वे एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अर्थात व्यवसाय के सौदों को सबसे पहले निर्धारित प्रारूप की पुस्तकों में निर्धारित नियमों के अनुसार लिखना. सेकेंड स्टेज इज समराइजिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. इस प्रकार जो रिकॉर्ड्स तैयार होते हैं उनको उनकी एक समरी तैयार करना, एक स्टेटमेंट तैयार करना, जिससे कि बिजनेस रिकॉर्ड्स को मीनिंगफुल बनाने में सहायता मिलती है, जिसे आसानी से व्यवसाय की एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस को समझा जा सकता है. थर्ड स्टेज इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तीसरा जो स्तर है, इस पर हम व्यवसाय के लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारिक खाते का एवं लाभ हानि खाते का तथा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक चिट्ठे का निर्माण करते हैं. फोर्थ स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट. फाइनल अकाउंट से प्राप्त रिजल्ट्स जो होते हैं उनकी एनालिसिस और उनके इंटरप्रिटेशन के बाद से जो फाइनल रिजल्ट होता है, व्यवसाय की गतिविधियों का जो अंतिम परिणाम होता है, उसे व्यवसाय से संबंधित पक्षकारों तक पहुंचाना. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को समझेंगे और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के स्टेजेस को जानेंगे. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के प्रोसेस और प्रोसीजर को समझेंगे. सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देनों का लेखा तैयार करना. इसका क्या अभिप्राय है? Recording means recording or preparing record of business transactions according to certain law in the books of accounts. व्यवसायिक लेन देनों के लेखांकन का अभिप्राय व्यवसायिक लेन देनों को व्यवसाय की पुस्तकों में व्यवसाय के सिद्धांतों के अनुसार लिखना अथवा लेखा तैयार करने से है, जिससे कि लेखांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके. जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि व्यवसाय का जो लेखांकन है या अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के लिए आज जो प्रविधि अपनाई जाती है या जो मेथड अपनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. हम लोग जो रिकॉर्डिंग को समझेंगे इस ट्यूटोरियल में वह बेस्ड होगा किस पे? डबल एंट्री सिस्टम पे, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होगा. तो आइए बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत व्यवसाय के लेन देनों को रिकॉर्ड करने के कौन कौन से स्तर हैं. तो यहाँ पे देखें तो बिजनेस रिकॉर्ड्स तैयार करने के डबल एंट्री सिस्टम में दो स्टेजेस हैं. पहला है प्राइमरी रिकॉर्ड्स तैयार करना, प्राइमरी एंट्री. फर्स्ट स्टेज इज प्राइमरी एंट्री यानी प्राथमिक लेखा तैयार करना. दूसरा है सेकेंडरी एंट्री अर्थात द्वितीयक लेखा. डियर स्टूडेंट, प्राइमरी एंट्री इज द इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजैक्शन. व्हेन अ ट्रांजैक्शन अकर, द इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी एंट्री. यहाँ पर प्राइमरी एंट्री को
हम दो रूपों में देखते हैं सामान्य तौर पे। ऐसे व्यापार जहां पर लेन देनों की संख्या अधिक होती है वहां पर लेन देनों को तुरंत लेखांकन की पुस्तकों में विधिवत रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यापार में मेमोरेंडम एंट्री की जाती है या मेमोरेंडम एंट्री देखने को मिलती है। मेमोरेंडम एंट्री जिस बुक में की जाती है उसे डे डायरी, मेमोरेंडम बुक, रफ बुक, लॉग बुक, रफ कॉपी आदि नामों से जानते हैं। मेमोरेंडम बुक में किसी ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए लेखांकन के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि इन्हें किसी भी लेन देन के संक्षिप्त रूप में इसमें लिखा जाता है, जिससे कि जर्नल में एंट्री करने में मदद मिल सके। सेकेंड पार्ट ऑफ प्राइमरी एंट्री इज कॉल्ड जनरलाइजिंग और जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इज द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंतर्गत लेन देनों को जर्नल बुक में सीधे अथवा मेमोरेंडम बुक की सहायता से प्रत्येक लेन देन का डेट वाइज एवं सीक्वेंशियल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसमें जो ट्रांजैक्शन पहले होता है उसको पहले लिखते हैं और जो क्रमशः इसी क्रम में जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे हम जर्नल एंट्री बनाते जाते हैं या जर्नल बुक में लिखते जाते हैं। जर्नल एंट्री या जर्नल बुक में लेखांकन डबल एंट्री सिस्टम के लेखांकन नियमों के अनुरूप किया जाता है। जर्नल बुक में लेन देनों को दैनिक आधार पर लिखा जाता है। प्रतिदिन के लेन देनों को जर्नल में हम कंप्लीट रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। रिकॉर्डिंग के सेकेंड स्टेज पर जर्नल की सहायता से प्रतिदिन अथवा साप्ताहिक आधार पर लेन देनों से संबंधित खातों में पोस्टिंग की जाती है, जिसे खाता बही में खतौनी कहते हैं। लेजर बुक में लेखांकन ही परमानेंट और लेखांकन का मुख्य रिकॉर्ड माना जाता है और लेजर बुक को ही लेखांकन की मुख्य बही कहते हैं या खाता बही कहते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो अब तक हम लोगों ने समझा कि रिकॉर्डिंग के स्टेज पर सबसे पहले जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, एथेंटिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है किसी लेन देन का, उसे हम जर्नल रिकॉर्ड कहते हैं अथवा जर्नल में लेखा करना कहते हैं। जैसे ही जर्नल में लेखा कंप्लीट होता है वैसे ही हम उस लेन देन या उस जर्नल एंट्री में जो खाते प्रभावित होते हैं उन खातों में हम सीधे पोस्टिंग करते हैं उस लेन देन की, और यह पोस्टिंग का काम जिस बुक में किया जाता है उसको लेजर बही कहते हैं। और लेजर बही वह बही होती है जिसमें व्यवसाय से संबंधित या व्यवसाय के लेन देनों से संबंधित सभी खाते खुले होते हैं। आइए हम लोग अब सबसे पहले जानते हैं जर्नल को और जर्नलाइजिंग, अर्थात जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल बुक का फॉर्मेट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, और इसके कौन कौन से कॉलम होते हैं, जर्नल में लेखा करने के कौन से नियम हैं जिसे हम रूल ऑफ जनरलाइजिंग कहते हैं, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जर्नल। जर्नल क्या है या जर्नल किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, journal is the book of original entry in which business transactions are recorded date wise and serial wise. Journal has been derived from the French word is called jour. Jour means which means day. Hence it is a book for recording daily business transactions according to the double entry system or rules of double entry system. जर्नल लेखा तैयार करने की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनको डेट वाइज और सीरियल वाइज यानी क्रमवार रिकॉर्ड करते हैं। और यह
जोर शब्द से बना है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड जोर से मानी जाती है और जोर का अर्थ होता है दिन अथवा दैनिक। इस प्रकार दैनिक आधार पर जिस पुस्तक में लिखा करते हैं उसे हम जर्नल बुक कहते हैं और यह व्यवसाय के लेन देनों का मौलिक रिकॉर्ड होता है या प्राथमिक रिकॉर्ड होता है। जर्नल पुस्तक विशेष खानेदार पुस्तक होती है, जैसा कि आप फॉर्मेट ऑफ जर्नल ये आप देख सकते हैं। इसमें विशेष प्रकार के खाने बने होते हैं प्रत्येक पेज पर और इसमें जो खाने होते हैं वो तय होते हैं, निर्धारित खाने होते हैं, जिसमें पहला खाना यहाँ आप देख सकते हैं डेट का है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जर्नल पुस्तक की विशेषता ही यह होती है कि इसमें जो लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है उनको डेट वाइज और सीरियल वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ये डेट वाइज और सीरियल वाइज रिकॉर्ड्स हों ट्रांजैक्शंस के, इसलिए इसमें डेट के कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य तौर पे डेट के लिए डेट, मंथ और ईयर तीन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। यहाँ एक व्यवहारिक तथ्य हम आपको बताना चाहते हैं, आप सबको बताना चाहते हैं कि जर्नल में जब हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो बार बार इन तीनों इंफॉर्मेशंस को नहीं लिखते हैं। जैसे ही ईयर चेंज होता है तो किसी ईयर का जो पहला ट्रांजेक्शन होता है उसके ठीक पहले ईयर हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ आप हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम 2019 में जर्नल एंट्री करते हैं तो जहां से 2019 स्टार्ट होता है वहीं पर ऊपर पेज पर हम 2019 या 2019 एक बार लिख देते हैं। अब अगेन 2020 तब लिखेंगे जब हमारा कैलेंडर चेंज हो जाएगा, जहां से हमारा साल चेंज हो जाएगा 31 दिसंबर 2019 के बाद। तो वैसे ही हम जर्नल के डेट वाले खाने में वहां पर 2020 या 2020 लिख देंगे। अब ठीक इसी प्रकार मंथ की बात करें तो सामान्य रूप से हम लोग जब कोई सवाल वगैरह सॉल्व करते हैं तो अब तो मंथ और डेट दोनों एक साथ लिखते हैं। जैसे फर्स्ट जैन है तो लिखते हैं जैन फर्स्ट, लेकिन कहीं कहीं पर या कुछ जो लेखाकार हैं वह मंथ के लिए भी ठीक ईयर वाला ही फंडा अपनाते हैं, अर्थात जहां मंथ चेंज होता है एक बार मंथ का नाम लिख देते हैं। जैसे अगर जनवरी स्टार्ट हुई है तो जनवरी लिख दिया। अब जनवरी में 1 2 3 4 यानी केवल हमें डेट लिखने की जरूरत होती है। अब जैसे ही कोई मंथ चेंज होता है, अब जनवरी के बाद यदि फरवरी आएगा तो जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगी तो फर्स्ट फरवरी में एंट्री करने के पहले वहां पर हम डेट वाले कॉलम में 5 लिख देते हैं। बशर्ते स्टूडेंट यहाँ ये जान लें, ये हम क्लियर कर दें कि आम तौर पे डेट के फॉर्मेट में ईयर को हम लोग देखते हैं कि पहले लिख देते हैं, जबकि मंथ और डेट को एक साथ लिखते हैं। ये सामान्य प्रचलन में ऐसा ही हम इस्तेमाल करते हैं। बट अभी जो हमने फॉर्मेट बताया ये कहीं कहीं कुछ बिजनेस में जहां ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं वहां पर इस प्रकार से जर्नल एंट्री की जाती है ताकि बार बार मंथ न लिखना पड़े, और जहां मैनुअल एंट्री होती है वहां पे यह एक शॉर्टकट अपनाया जाता है। जर्नल का दूसरा खाना होता है पर्टिकुलर्स का। डियर स्टूडेंट, यह जर्नल का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम है। इसमें किसी ट्रांजैक्शन से संबंधित खातों को लिखा जाता है तथा उससे संबंधित नरेशन इस खाने में लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल है कि एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स मिनिमम 2 अकाउंट्स एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट, अनदर अकाउंट इज डेबिट। और जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले भाग में यह चर्चा की है कि
जर्नल में जो एंट्री की जाती है वह डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है और इसमें कुछ प्रचलित परिपाटियां होती हैं, उनका भी पालन किया जाता है। इसीलिए पर्टिकुलर्स में हम जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में जो खाता डेबिट होता है उसको पहली लाइन में लिखते हैं और जो खाता क्रेडिट होता है उसे डेबिट वाले खाते के निचले वाले लाइन में लिखते हैं, अर्थात अगली लाइन में लिखते हैं। अर्थात जब हम डेबिट और क्रेडिट खातों को लिख लेते हैं तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नरेशन यानी संक्षिप्त एक विवरण जिससे उस ट्रांजैक्शन की पहचान हो सके, नरेशन के रूप में अगली लाइन में लिखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है जिसमें कैश परचेज है, नगद सामान क्रय किया गया है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट है इसलिए परचेज अकाउंट को पहली लाइन में लिखा है और कैश अकाउंट चूंकि क्रेडिट है इस ट्रांजैक्शन में इसलिए इसे दूसरी लाइन में लिखा है और नीचे इस ट्रांजैक्शन से संबंधित एक नरेशन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, बीइंग कैश परचेज, जिससे कि इस सौदे की पहचान हो सके। यहाँ देखें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमने जो खाता डेबिट हुआ है उसके आगे पर्टिकुलर्स वाले खाने में सबसे लास्ट में DR लिखा हुआ है यानी डेबिट लिखा हुआ है। यह इसलिए लिखते हैं ताकि डेबिट होने वाले खातों की पहचान हो सके कि कौन से खाते इस ट्रांजैक्शन में या कौन सा खाता इस ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ है। और साथ ही देखें तो कैश अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसके पहले एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, एक वर्ड इसमें पहले जोड़ा गया है टू जोड़ने से जिस खाते के पहले टू ऐड करते हैं वह खाता क्रेडिट होता है। यानी जर्नल में जिस खाते के पहले अगर टू लगा हुआ है तो सामान्य रूप से हम पहचान सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में यह खाता क्रेडिट हुआ है। और इस प्रकार जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर वाले खाने में रिकॉर्ड हो जाता है तो नीचे एक लाइन खींच देते हैं ताकि अगले ट्रांजैक्शन से इसे अलग किया जा सके। पर्टिकुलर्स के बाद वाले कॉलम्स को देखें तो लिखा है LF, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। आमतौर पे जब हम प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय इस खाने का प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन इसके व्यवहारिक प्रयोग के बारे में हम आपको बताएं तो इसका एक मैकेनिज्म है जिसको समझना आवश्यक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण स्वरूप LF खाने में परचेज के आगे हमने 17 लिखा हुआ है और कैश के आगे 5 लिखा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि परचेज अकाउंट लेजर बुक के 17 नंबर पेज पे है और जो कैश अकाउंट है वो 5 नंबर के पेज पे है, जिससे कि जब अगले स्टेप में हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो इससे आसानी होती है कि हम इस ट्रांजैक्शन को इजिली परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकें और कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकें। और साथ ही साथ जब इसको बाद में अंकेक्षण के दौरान जब बाउचिंग या प्रमाणन के स्टेज पर हम खाता बही से जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं खाता बही में उनका रेफरेंस या जर्नल में लेना है तो आसानी से हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को पहचान सके, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जर्नल के बाद वाले यदि कॉलम्स को देखें तो आगे 2 कॉलम्स होते हैं अमाउंट के लिए। पहला जो कॉलम होता है अगर हम बाएं से देखें तो अमाउंट का जो बायां वाला कॉलम है यह होता है डेबिट अकाउंट्स के अमाउंट को लिखने के लिए और जो दाहिना वाला कॉलम होता है इसका प्रयोग क्रेडिट होने वाले खातों के अमाउंट्स को लिखने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो कैश परचेज है इस उदाहरण में
वह 1 लाख रुपए का है। तो परचेज अकाउंट डेबिट है और परचेज अकाउंट के सामने देखिए डेबिट वाले खाने में हमने 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। और साथ ही साथ चूंकि कैश अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए कैश अकाउंट जहां मैंने पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है उसके ठीक सामने क्रेडिट वाले कॉलम में भी 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। और यह तो मूलभूत सिद्धांत इसका हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल है कि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। यानी जो खाते डेबिट होते हैं उनका टोटल जो खाते क्रेडिट होते हैं उनके टोटल के बराबर होता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी वह रूल फॉलो किया गया है। और देखिए यहाँ भी परचेस अकाउंट जो है वो 1 लाख से डेबिट है और ठीक इसके बराबर कैश अकाउंट भी 1 लाख से क्रेडिट है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है और इसमें ढेर सारी परपाटियों का यानी ट्रेडिशंस का चलन है। इसीलिए यहाँ पर जरा एंट्री को और यदि आप ध्यान से देखें, गौर करें, या जहाँ गलती होने की संभावना होती है वह यह है कि जब पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में देखें तो जो डेबिट अकाउंट्स होते हैं वह बिल्कुल पर्टिकुलर्स के बाएं तरफ से लिखे जाते हैं, जबकि जो अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं उनको एक टैब आगे यानी थोड़ा जो डेबिट अकाउंट जहां लिखे होते हैं उनसे थोड़ा स्पेस लेकर के यानी बाएं तरफ से कुछ स्पेस लेकर के क्रेडिट्स खातों को लिखा जाता है, जिससे कि आसानी से डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को एक नज़र में पहचाना जा सके। और साथ ही साथ अमाउंट में भी यदि हम देखें तो परचेज अकाउंट या जो खाते डेबिट होते हैं ठीक उनके सामने डेबिट वाले में अमाउंट लिखते हैं, और चूंकि क्रेडिट होने वाले खाते डेबिट होने वाले खातों के बाद लिखे जाते हैं, इसीलिए जब हम क्रेडिट कॉलम्स में अमाउंट लिखने के लिए जाएं तो वहां पर जो खाता क्रेडिट हुआ है बिल्कुल उसके ठीक सामने उससे संबंधित अमाउंट लिखना आवश्यक होता है। डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने जर्नल को समझा, जर्नल के फॉर्मेट को समझा, जर्नल के फॉर्मेट में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट कॉलम्स के बारे में जाना, और जर्नल में एंट्री करने की सामान्य जो परंपरा है, जो सामान्य ट्रेडिशन है, जो चलन है, इसके बारे में समझा। लेकिन इतने से जर्नल में एंट्री करना संभव नहीं है। जर्नल में एंट्री के लिए डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री के रूल्स हैं और इन रूल्स को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं या रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन सब का एक ही आशय है और इस गोल्डन रूल को या डेबिट और क्रेडिट करने के नियम को यदि कोई विद्यार्थी ठीक से नहीं समझ पाता है तो वह जर्नल में एंट्री नहीं कर सकता, और यदि जर्नल में एंट्री ठीक से नहीं होती है तो आगे उसकी पोस्टिंग और अगले अकाउंटिंग के जो स्टेजेस हैं वहाँ पर भी त्रुटि होने की वजह से जो परिणाम है वो गलत हो जाते हैं। इसलिए हम लोग अगले स्टेप में जर्नल के गोल्डन रूल्स को समझेंगे या अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स या डेबिट और क्रेडिट का जो नियम है उसको समझेंगे। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग अर्थात जर्नल में लेखा करने के नियम। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द जर्नल बुक्स इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल में लेखा करने की जो प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जर्नलाइजिंग या जर्नल में लेखा करना कहते हैं। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। डियर स्टूडेंट, वी नो in double entry system every transaction affects minimum 2 accounts in which one is debit and other is credit. Which account to be debited and which account is to be credited? The rule of this is called rule of generalizing or rule of debit and credit of accounts. Dear student, the rule of generalizing or debit and credit of account is based on classification or types of account. चूंकि रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट
डबल एंट्री सिस्टम में खातों के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी किसी लेन देन में जो खाते प्रभावित होते हैं वो किस प्रकार के हैं, और इस बात पर यह निर्भर करता है कि वह खाता उस पर्टिकुलर अकाउंट ट्रांजैक्शन में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इसलिए हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के पहले क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट को जानते हैं। यहाँ पर हम बता दें कि अकाउंट्स के टाइप या उसके क्लासिफिकेशन को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी परंपरागत जो परंपरागत विचारधारा है उसके अनुसार खातों का वर्गीकरण, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में अकाउंट को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स, अर्थात व्यक्तिगत खाते एवं अव्यक्तिगत खाते। किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से संबंधित खातों को पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता कहते हैं, जैसे रमेश का खाता, अशोका ट्रेडर्स का खाता, एसीसी कंपनी का खाता, इट्सेट्रा। वहीं वे सभी खाते जिनका संबंध न तो किसी व्यक्ति से होता है या संस्था से होता या फर्म या कंपनी से होता है, उन सभी खातों को हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट या अव्यक्तिगत खाते के नाम से जानते हैं। जैसे किसी संपत्ति, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट इत्यादि, कैश अकाउंट, अकाउंट ऑफ इनकम, अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट अकाउंट या लॉस अकाउंट इत्यादि। इन सभी खातों को हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के कुल 3 प्रकार होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट या प्राकृतिक व्यक्ति खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट अर्थात कृत्रिम व्यक्ति खाता, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अर्थात प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। वहीं इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है रियल अकाउंट या वास्तविक खाता, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। वे खाते जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, स्त्री या पुरुष, जैसे राज अकाउंट, राजेश अकाउंट, रमेश अकाउंट, सुरभि अकाउंट इत्यादि। इन खातों को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। वहीं वे खाते जो किसी आर्टिफिशियल पर्सन यानी बनावटी व्यक्ति का मतलब जिन्हें कानून के अंतर्गत व्यक्ति का दर्जा प्राप्त होता है, जैसे साझेदारी फर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई संस्था इत्यादि, जैसे मैक्स ट्रेडर अकाउंट, एबीसी फर्म्स अकाउंट, पीएनबी बैंक्स अकाउंट, एक्स लिमिटेड कंपनी अकाउंट इत्यादि। वहीं ऐसे खाते जो मूलतः न तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं और न ही आर्टिफिशियल अकाउंट होते हैं, या यूं कहें कि न तो वो पर्सनल अकाउंट ही होते हैं बल्कि वो इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के होते हैं, लेकिन वे किसी व्यक्ति या संस्था, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग आइटम्स, प्रीपेड आइटम्स इत्यादि। उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट इत्यादि। वहीं यदि रियल अकाउंट की बात करें तो वे खाते जो किसी एसेट, संपत्ति, किसी प्रॉपर्टी, किसी वस्तु या किसी राइट्स, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, से संबंधित होते हैं, उन्हें हम
रियल अकाउंट कहते हैं, वास्तविक खाते कहते हैं, जैसे लैंड का खाता, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैश का खाता, पेटेंट अकाउंट, किसी लाइसेंस का खाता इत्यादि। वहीं वे खाते जो किसी आय, व्यय, हानि अथवा लाभ से संबंधित होते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र के खाते कहते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट इट्सेट्रा। अब यदि हम ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है उसको समराइज करें तो देखें, मोटे तौर पे खाते 3 प्रकार के हुए। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आइए हम लोग समझते हैं इन खातों के, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट करने के नियम। सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का नियम है कि डेबिट द रिसीवर, यानी यदि कोई पर्सनल अकाउंट बेनिफिट रिसीवर हो, प्राप्त करने वाला हो, कोई संपत्ति या कोई बेनिफिट प्राप्त कर रहा हो तो उसका खाता डेबिट होगा। क्रेडिट द रिसीवर, यानी यदि कोई पर्सनल अकाउंट बेनिफिट दे रहा हो, बेनिफिट प्रदान कर रहा हो, बेनिफिट गिवर हो तो उस समय उसका खाता क्रेडिट होगा। जबकि यदि हम रियल अकाउंट्स की बात करें तो रियल अकाउंट में डेबिट विच कम्स इन, यानी जो संपत्ति, जो वस्तु या जो प्रॉपर्टी व्यापार में आती है, यानी व्यापार के पास आती है किसी ट्रांजैक्शन में, उस संपत्ति का या उस वस्तु का या उस प्रॉपर्टी का खाता डेबिट होता है। और जो संपत्ति या जो वस्तु व्यापार से जाती है, यानी क्रेडिट विच गोज आउट, जो व्यापार से बाहर जाती है, उस ट्रांजैक्शन में उस खाते को, उस रियल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जबकि यदि नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चे के खाते और सभी हानियों के खाते को डेबिट किया जाता है। यानी किसी ट्रांजैक्शन में यदि कोई एक्सपेंस है तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का खाता क्या होगा? डेबिट होगा। या कोई लॉस है, नुकसान है, तो उसका खाता भी डेबिट होगा। वही क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यदि किसी ट्रांजैक्शन में कोई आय है, कोई प्राप्ति है या कोई इनकम है तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। या कोई लाभ है तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार यदि सारांश रूप में हम कहें तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वहीं रियल अकाउंट का डेबिट विच कम्स इन एंड क्रेडिट विच गोज आउट। जबकि नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वेयर क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यह तो रही ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ दोज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। यहाँ पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इस अप्रोच के अनुसार जो अकाउंट्स होते हैं उनको 5 प्रकार में बांटा गया है, 5 क्लासेस में रखा गया है, जिसमें पहला है एसेट्स अकाउंट, दूसरा है लायबिलिटीज अकाउंट्स, तीसरा है कैपिटल अकाउंट, चौथा है एक्सपेंसेस अकाउंट एंड लास्ट है रेवेन्यूज अकाउंट्स। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत असेट्स अकाउंट्स की कैटेगरी में उन अकाउंट्स को रखते हैं जो किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेंट्री या स्टॉक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश अकाउंट इट्सेट्रा।
वहीं लाइबिलिटीज अकाउंट के अंतर्गत उन अकाउंट्स को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय की उधारियों से संबंधित होते हैं, अर्थात व्यवसाय जिनके प्रति पेबल होता है, यानी व्यवसाय की जिनके लिए कुछ देनदारियां होती हैं, उन खातों को लाइबिलिटीज अकाउंट्स में शामिल किया जाता है। जैसे ऋण देने वालों के खाते, क्रेडिटर्स के खाते, ऋण खाता, बैंक लोन्स अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सेट्रा। वहीं कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते, ओनर्स ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर शेयर्स होल्डर, पार्टनर्स आदि से संबंधित होते हैं जो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। जैसे बिजनेसमैन का खाता, व्यापारी का खाता, कैपिटल अकाउंट या ओनर्स अकाउंट जिसको कहते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एक्सेट्रा, ये सभी कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं एक्सपेंसेस अकाउंट, व्यय खाते, वे खाते होते हैं जो व्यवसाय के व्यय या लागत से संबंधित होते हैं या व्यवसाय की हानियों से संबंधित होते हैं, जो व्यवसाय के लाभ कमाने के लिए व्यय किए जाते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, वेज अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, रॉयल्टी पेड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट एक्सेट्रा। वहीं रेवेन्यू अकाउंट अर्थात आगम खाते के अंतर्गत व्यवसाय की आय या व्यवसाय के लाभ से संबंधित खातों को शामिल करते हैं। जैसे सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक्सेट्रा। इन खातों के डेबिट और क्रेडिट करने के नियम की यदि बात करें तो इसको हम लोग इस टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें देखें, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट्स को ऊपर की तरफ दिखाया गया है। और यदि इनमें नॉर्मल बैलेंस है तो क्या होगा, यानी एसेट अकाउंट में यदि कोई नॉर्मल बैलेंस होता है या इस खाते का जो बैलेंस होता है वो अक्सर डेबिट बैलेंस होता है, जबकि लाइबिलिटी अकाउंट की यदि बात करें तो इसमें जो नॉर्मल बैलेंस होता है, अंत में जो बैलेंस आता है वो हमेशा जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। वहीं कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहाँ भी क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, जबकि रेवेन्यूज अकाउंट्स की बात करें तो इसमें नॉर्मल बैलेंस या लास्टली बैलेंस जो आता है वो क्रेडिट होता है। अब बात करते हैं कि कब कोई खाता डेबिट होता है और कब कोई खाता क्रेडिट होता है। तो इसमें देखें, जब एसेट अकाउंट बढ़ता है या कोई संपत्ति खाते में वृद्धि होती है, व्हेन इंक्रीज एसेट अकाउंट इज डेबिटेड एंड व्हेन एसेट डिक्रीज देन एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड। यानी जब कोई संपत्ति व्यापार में बढ़ती है, आती है, तो या उसका बैलेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है, उस खाते को उस ट्रांजैक्शन में डेबिट किया जाता है। और जब कोई संपत्ति खाता कम होता है तो उस समय उस खाते को क्रेडिट किया जाता है। वहीं लाइबिलिटी की बात करें तो जब किसी ट्रांजैक्शन में कोई लाइबिलिटी का खाता या लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो बढ़ता है तो उस समय लाइबिलिटी अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है, जबकि जब कोई लाइबिलिटी अकाउंट कम होता है या उसमें डिक्रीज होती है, माइनस होता है, तो उस समय लाइबिलिटीज का खाता क्या होता है, डेबिट होता है। कैपिटल अकाउंट्स की बात करें तो जब कैपिटल में वृद्धि होती है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, जबकि कैपिटल अकाउंट में यदि कोई कमी होती है तो उस समय उस कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। अब यदि एक्सपेंसेस की बात करें तो किसी ट्रांजैक्शन में यदि कोई एक्सपेंस अकाउंट है और उस ट्रांजैक्शन में वह खर्चा यदि बढ़ रहा होता है या वह अकाउंट में वृद्धि होती है
तो उस समय वह खाता क्या होता है, डेबिट होता है। जबकि इसके उलट यदि किसी एक्सपेंस अकाउंट में कमी होती है तो उस ट्रांजैक्शन में वह खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो जब रेवेन्यू का अकाउंट बढ़ रहा होता है या उसमें कोई वृद्धि होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। वहीं यदि रेवेन्यू अकाउंट में कमी आती है किसी ट्रांजैक्शन के परिणाम स्वरूप तो उस ट्रांजैक्शन में उस रेवेन्यू अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये रहा आपका, या इस चार्ट की सहायता से आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट करने की परिस्थितियों को समझ सकते हैं कि कब कोई खाता डेबिट किया जाएगा और कब कोई खाता क्रेडिट किया जाएगा। धन्यवाद डियर स्टूडेंट। आशा है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है वो आपके समझ में आया होगा। यहाँ वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने रिकॉर्डिंग के केवल एक ही एस्पेक्ट को, पहले एस्पेक्ट को कवर किया है, जबकि दूसरा एस्पेक्ट लेजर पोस्टिंग इसको हम अपने दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम कुछ प्रश्नों को भी यहाँ हल करके बताएंगे या उनकी जनरल एंट्री बना करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ लेजर पोस्टिंग से संबंधित प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। और इन सबसे संबंधित वीडियो जो है उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।